बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगे स्प्रिंग 2026 का। डिस्कस हाउ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हेल्प्स इन मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशन गैप बिटवीन ऑडिटर एंड द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास एक अदद एक्सपेक्टेशन गैप एग्जिस्ट करता है दोनों के दरमियान, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चीज़ें फॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। और एंगेजमेंट लेटर का मकसद सिर्फ ऑडिटर और यूज़र के दरमियान एक्सपेक्टेशन गैप को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान भी चीज़ों को फॉर्मली राइट करना होता है, कहीं बाद में दोनों लड़े ना। तो अब एंगेजमेंट लेटर कैसे एक्सपेक्टेशन गैप को ख़त्म करता है, किसके दरमियान, ऑडिटर और यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दरमियान। सबसे पहली चीज़ तो ये करता है कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट को क्लियर कर देता है। सबसे पहले तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर इसके अलावा ये आपका स्कोप डिफाइन कर देता है, ये आपके पास स्कोप डिफाइन कर देता है, ये लिमिटेशंस बता देता है। तो लिमिटेशन से फ़ायदा ये होता है कि जब हम पहले ही बता देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। याद है हम लोग ऑडिट के अंदर पढ़ते थे ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, विच इज़ सैम्पलिंग, विच इज़ फ्रॉड। वो सारी बातें हम पहले ही एस्टिमेट्स हम पहले ही कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब हम अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस पहले से बता देते हैं तो इस सिचुएशन में कोई हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं करता। फिर उसके अलावा हम लोग इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बयान कर देते हैं, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देते हैं और हमने कौन सी लेवल ऑफ अश्योरेंस देनी है, हम रीजनेबल अश्योरेंस देने आए या फिर हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस देने आए। रीजनेबल अश्योरेंस नॉर्मली एनुअल ऑडिट के अंदर होती है और लिमिटेड अश्योरेंस नॉर्मली रिव्यू इंगेजमेंट के अंदर दे रहे होते हैं। तो हम लेवल ऑफ अश्योरेंस भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो जब हम ये सारी बातें इंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी बता देते हैं तो इसकी वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन गैप मैनेज हो जाता है। दूसरी चीज़, अब इसका बी पार्ट हम लोग रीड करते हैं। बी पार्ट के अंदर वो आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। एक रिक्वायरमेंट के हमें क्या ज़रूरत है कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें एंटिटी की एंड आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इसका सवाल है कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं एंटिटी की आयज़ा 315 के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से कैसे जुड़ता है, इसको कनेक्ट करो। ठीक है, पहले हम इसको इस बात का जवाब दे देते हैं। अंडरस्टैंडिंग हम क्यों ऑब्टेन करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं किस किस चीज़ की, हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की। और इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद फिर फर्दर एंटिटी के अंदर उसके ऑपरेशंस की, उसके उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है, उसने फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से ली हुई है, इन्वायरमेंट के अंदर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, फिर उसमें इंडस्ट्री कौन सी है, रेगुलेटर की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम ऑब्टेन करते हैं। और ये क्यों ऑब्टेन करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। इससे हमें ये बात पता चलता है, बेसिकली रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट निकल के आ जाते हैं। अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, सर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एंटिटी के ऊपर रेवेन्यू में क्या क्या मसले हो सकते हैं, एंटिटी में एसेट्स में क्या क्या मसले हो सकते हैं, अदर इनकम में क्या इश्यूज आ सकते हैं, अगर कोई कमीशन आ रहा है तो कमीशन में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, जब तक मेरे पास उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं होगी। इसीलिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एक तो ये बात हो गई। अब इसका दूसरा सवाल है आपसे, एक्सप्लेन वाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस रेदर देन वन टाइम एक्सरसाइज। मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि मैं ज़िंदगी में एक बार रिस्क आइडेंटिफाई करूं, असेस करूं और रखकर छोड़ दूं, फिर हर साल उस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। ये इसका सवाल है, क्यों मैं हर साल आकर डायनामिक, मतलब डायनामिक का मतलब होता है चेंज, मैं हर साल, हर बार, हर महीने रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहता हूँ। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि वन टाइम एक्सरसाइज। तो उसका सवाल है कि ऐसा क्यों है। इसका जवाब हम इसे दे देते हैं। देखो, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी नहीं है। आजकल आप देखें पेट्रोल की प्राइसें रोज़ बढ़ रही हैं, पहले महीनों में बढ़ती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मंथली लेकर आए, फिर बाई मंथली लाए,
और अब हफ्ते पे लाए और फिर अब इन्होंने रोज़ाना के हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस कभी भी स्टेबल नहीं रहती। तो जब इकोनॉमिक कंडीशंस स्टेबल नहीं रहती तो इसकी वजह से आपकी कंपनी, इसकी वजह से हमारे पास रिस्क एक डायनामिक प्रोसेस बन जाता है। एक बात। दूसरी चीज़ सर, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी रिस्क एनवायरनमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स में हमेशा एक कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर वो कंट्रोल रिस्क ज़्यादा होगा तो हमारा ओवरऑल ऑडिट रिस्क बढ़ रहा होगा। अगर वो कंट्रोल रिस्क कम होगा तो हमारा ओवरऑल ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। तो हमें इसीलिए बार बार देखना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोल्स इनके इफेक्टिव हैं और कौन से कंट्रोल्स इन इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये सारे काम हम इसीलिए डायनामिकली करते रहते हैं, ना कि वन टाइम करके छोड़ दें। तो ये था इसका एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। खुदा हाफिज़।